सो थर्मोडायनेमिक के लास्ट पार्ट फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट में कुछ बचे हुए एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन बाकी है। हीट इंजन की नॉलेज यहाँ मिलेगी आपको। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, उसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन जो कि सिलेबस में भी है, आपको पता है इस साल सिलेबस मॉडिफाई हुआ है। नीट 24 और जेई 24 के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं। फिर भी इन दोनों टॉपिक्स को तो आपको करना ही है और साथ में ये तो करना ही है। 3 हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, 2 मैं एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बताऊंगा। छोटे छोटे हैं, अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आज के इस लेक्चर में फाइनली हम इस 5 टॉपिक को, छोटे छोटे 5 टॉपिक्स को करने वाले हैं और जिसके बाद थर्मोडायनेमिक चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हीट इंजन के साथ। आप ज़रा समझिए कि हीट इंजन है क्या। हीट इंजन की अगर बात करें तो जैसा इसका नाम है कि आपने हीट दिया और ये कुछ काम कर रहा है। अब ये क्या काम करेगा? तो हीट के देने से अगर कोई मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है तो आप इस इंजन को कहते हैं हीट इंजन, यानी कि जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे। ऐसे ही इंजन का नाम क्या है? हीट इंजन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिए तो हमारे आजू बाजू मैक्सिमम जो कहानी है, इवन हमारी जो पूरी लाइफ है, वो हीट इंजन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सबसे अच्छा और सबसे इजी एग्जांपल है स्टीम इंजन। आपने सुना होगा या जानते होंगे, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लिया आपके पास एक वेसल के अंदर पानी है, आपने उसको हीट दिया, गर्म हुआ, उससे स्टीम की फॉर्मेशन हुई, स्टीम ने मूवमेंट करनी शुरू की। और सपोज़ आपने एक पाइप के थ्रू स्टीम का फ्लो करा रखा है और उसी पाइप में एक फ़ैन लगा रखा है। अब स्टीम के फ्लो करने की वजह से जब वो फ़ैन घूमना शुरू करेगा तो उस फ़ैन से आप कुछ भी चला सकते हैं। कोई बड़ा फ़ैन आप ऑपरेट कर सकते हैं, या उस फ़ैन के घूमने से अगर आप इंडक्शन कॉइल लिंक कर दें तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेंस ये है कि आपने हीट की हेल्प से मैकेनिकल वर्क यानी उस फ़ैन की मूवमेंट करा दी, यही हीट इंजन है। और भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी अर्थ, ऑपरेशन ऑफ अर्थ। सन से हीट मिलती है अर्थ को और यहाँ की प्लांट्स और सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं और उससे दुनिया भर की कुकिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके थ्रू हमें भोजन मिलता है, खाना मिलता है। और नाइट टाइम में फिर वापस से ही हीट रेडिएट हो जाती है। दिन में हीट का लेना है, नाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है और वापस उसी टेम्परेचर में न्यूट्रलाइज कर लेना है अर्थ को। तो ये जो फिनोमेना है, इसकी वजह से अर्थ को भी या ऑपरेशन ऑफ अर्थ को भी हीट इंजन कहा जाता है। इवन ऑलमोस्ट हर जगह है। आप और हम फूड लेते हैं, वो फूड अंदर जाकर के प्रोसेस होता है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है और उससे हम मैकेनिकल कुछ वर्क डन करते हैं। तो ये एंटायर सिस्टम कहीं ना कहीं हीट एनर्जी का पार्ट है। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं। आप किसी मैकेनिकल इंजन की बात करें, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की बात करें, तो वहाँ भी वो फ्यूल हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रही है और काफ़ी ज़्यादा अंदर ब्लास्ट हो रहा है एग्जॉस्ट। उसकी वजह से एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन की मूवमेंट होती है और उस पिस्टन की मूवमेंट की वजह से एक साइकिल, एक रोटेटिंग व्हील रोटेट करती है और कार का चलना होता है। तो ये सब कुछ इसी का पार्ट है। अब फंडामेंटल लेवल पे हीट इंजन को समझने के लिए 2-3 बातों को समझना होगा कि जब भी आप हीट की सप्लाई करोगे तो एक कोई ना कोई हॉट सोर्स होना चाहिए जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जो कि हीट की सप्लाई करे। इसके बाद यहाँ कुछ वर्किंग सब्सटेंस होने चाहिए जो इसके ऊपर काम करें। क्या काम करें? वो हीट को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करें। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक कोल्ड सोर्स होना चाहिए या कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड, इसको बेसिकली यहाँ सिंक बोलते हैं। एक सिंक होनी चाहिए। सिंक क्यों? क्योंकि बिना कोल्ड सब्सटेंस के हुए हीट यहाँ से निकलेगी नहीं। तो हीट हॉट सोर्स से कोल्ड सोर्स की तरफ ही ट्रांसफ़र होगी, यानी प्रोसेस यही रहेगा। बीच में एक वर्किंग सब्सटेंस रहेगा जो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, इसमें से कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। तो मान लिया आपने यहाँ से Q1 हीट की सप्लाई करी और उसमें से W काम कर लिया, तो जो बचा हुआ हीट होगा वो ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा कोल्ड की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 100% हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा और आप बीच में कुछ अमाउंट इसका कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको कि आप वर्क डन कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए तो आप कि वर्क डन का अमाउंट कितना, तो आप बड़े ही कॉमन सेंस से इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन होगा वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। Q1 क्यों? Q1 इनपुट है और Q2 सिंक की तरफ फ्लो हो चुका है, तो जो बचा जो डिफरेंस है वो ही वर्क डन है। तो ये तो रहा हीट इंजन के बारे में कुछ एग्जाम्पल आपने समझे, और ये एक ब्लॉक डायग्राम आपने समझा और वर्क डन का फंडामेंटल फार्मूला समझा। अब मैथमेटिक वाइज यहाँ किसी भी इंजन की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है एफिशिएंसी, का मतलब होता है कि उसने कितनी एनर्जी ली और उसने उसको कितना वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। इसी का रेशियो यानी आउटपुट और इनपुट, इसके रेशियो का नाम हमने रखा हुआ है एफिशिएंसी। बहुत अच्छा वर्ड है, हर किसी की एफिशिएंसी है। जैसे आपने खुद डिसाइड करा आपको 4 घंटे पढ़ना है और आप 3 आवर्स पढ़ पाए, तो आउटपुट आपका 3 आवर्स है और डिसाइडिंग फैक्टर 4 आवर्स है, यानी इनपुट 4 आउटपुट 3/4 आपकी एफिशिएंसी होगी। आप अगर हाफ पढ़ पाए तो 50% आपकी एफिशिएंसी होगी। तो आउटपुट बाई इनपुट को एक स्पेशल टर्म कहते हैं एफिशिएंसी। मैं ज़रा इसको हटा दूं और एफिशिएंसी डिस्कस कर दूं। सो अगर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करें तो मैंने यहाँ कहा आउटपुट और अपॉन इनपुट। आप ध्यान रखिए, हीट इंजन के अंदर हॉट सोर्स और कोल्ड सिंक इसकी बात नहीं है, जो बीच में वर्किंग सब्सटेंस है उसकी बात हो रही है। तो सोचिए वर्किंग सब्सटेंस को इनपुट मिला कितना था, तो आप कह सकते हैं Q1, और उसने कितने का काम करा, तो Q1 माइनस Q2। वर्क डन कितने का हुआ, तो Q1 जो डिफरेंस था इनपुट और आउटपुट का वही तो वर्क डन था। तो एक तरीके से आउटपुट क्या है, तो W है वर्क डन। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 यही एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी एफिशिएंसी अगर आपको इसको स्प्लिट करें तो Q1 बाई Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये हो जाएगा कहीं ना कहीं क्या, तो आंसर इज फॉर्मूला या मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जिसको कि आप टेम्परेचर से भी लिंक कर सकते हैं कि Q2 माइनस Q1 ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। यानी हॉट और सोर्स के बीच में जितना ज़्यादा हीट का डिफरेंस, कहीं ना कहीं ये हीट टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस है, तो हॉट और कोल्ड के बीच में जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इसीलिए विंटर्स में कार या ऑटोमोबाइल इंजन अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट होने वाली प्रॉब्लम को मत देखिए, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, एवरेज अच्छा देती है। तो एफिशिएंसी का मतलब कि फ्यूल का कन्वर्जन यानी उसका आउटपुट, उसका वर्क डन बहुत अच्छा हो, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेसिक फार्मूला है जिस पे ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा इसको तो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, पर पैसिवली क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ और नॉलेज वाइज अच्छा है। आप ध्यान से समझिए, ये स्टीम, डीजल, पेट्रोल, ये सब इंजन हीट इंजन के एग्जाम्पल हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो स्टीम की 12 to 16, पेट्रोल की 26% तक होती है और सबसे ज़्यादा डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है 40% तक। इसीलिए जितनी भी पावरफुल गाड़ी बनाई जाती हैं वो डीजल इंजन की होती हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो रही एक कंपैरिजन जो कि हीट इंजन में हमने करा। खैर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है और ना ही डिस्कशन की ज़रूरत है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया। अब क्योंकि ये फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है कि आपने कुछ हीट दिया, कुछ वर्क डन हुआ और कुछ अदर एनर्जी या फिर सोर्स और सिंक की तरफ रिमूव हो गया। अब एंटायरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की डिस्कशन यहाँ ख़त्म होती है। अब वक्त है कि लिमिटेशन पढ़ लेने का कि फर्स्ट लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो मैं आपको बता दूँ 3 लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की, जिसकी वजह से जिसको बाद में रेक्टिफाई किया गया। वो क्या क्या लिमिटेशंस थी, हो सकता है कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको हटाता हूँ और एक बार तीनों लिमिटेशंस को डिस्कस करता हूँ। सो 3 कंडीशन हैं जो कि 3 लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ की, मैं आपको बताऊं। पहला कि डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी फर्स्ट लॉ इस बात का कोई आइडिया नहीं देता कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, हॉट से कोल्ड की तरफ होगा या कोल्ड से हॉट की तरफ होगा, या फिर अगर हॉट से कोल्ड की तरफ देखा गया है तो कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं हो सकता, ये बात नहीं बताई। अल्टीमेटली टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ में मिसिंग था, टेम्परेचर का आइडिया नहीं था। तभी तो बाद में टेम्परेचर की डिस्कवरी हुई, मतलब टेम्परेचर के बारे में बाद में बताया गया और फिर ज़ीरोथ लॉ बताया गया
तो इस कमी को ज़ीरोथ लॉ से फुलफ़िल किया गया। उस वक्त तक हमें नहीं पता थी कि उस वक्त आइडिया था कि ज़्यादा से कम एनर्जी की तरफ, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, एनर्जी नहीं है, वहाँ टेम्परेचर है। तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। ये बेसिक कंडीशन ज़ीरोथ लॉ से पता लगी। फर्स्ट लॉ उस बात को नहीं बताता है कहीं से भी कि क्या है कंडीशन, क्या है ट्रांसफ़र ऑफ या फ्लो ऑफ हीट की बेसिक कंडीशन क्या है। एक और बात वहाँ मिसिंग ही थी कि जब भी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। ऐसा तो नहीं जैसे किसी बॉल चल रही है बॉल और आपने फेंका, वो टकराएगी और फ्रिक्शन के थ्रू उसका कन्वर्जन हीट में तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ की हीट वापस मैकेनिकल वर्क डन में होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों नहीं होगी, इस बात का कोई आइडिया फर्स्ट लॉ नहीं देता। मतलब ये नहीं बताता कि आखिर किस कंडीशन में हीट का कन्वर्जन होगा मैकेनिकल वर्क डन में। जैसे आप देखिए कहीं भी हीट डायरेक्टली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। हीट किसी मतलब वाटर को दिया, फिर उससे स्टीम बना, फिर वो स्टीम मूवमेंट करनी शुरू की और फिर उसके बाद उसका मूवमेंट यानी उसका मोशन शुरू हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी गैस को गर्म करना, फिर उसको मूव कराना एक्सपेंशन के थ्रू और फिर उसका कन्वर्जन है। तो ये एक कंडीशन बनी। इस कंडीशन का फर्स्ट लॉ कोई आइडिया नहीं देता है कि आखिर उस कौन सी कंडीशन में इसका कन्वर्जन होगा। तीसरा, ये भी नहीं बताता कि किस एक्सटेंट तक इसका कन्वर्जन होना है। जिस ड्रॉबैक को सेकेंड लॉ ने सॉल्व किया, क्या 100% हीट का वर्क डन में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि डज नॉट इंडिकेट एक्सटेंड अप टू विच हीट गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी किस लेवल तक, क्या 100% तक हीट का कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉसिबल है। सेकेंड लॉ इसी बात को बताता है कि एंटायर हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये एक लॉ है। तो इस लॉ की भी बात फर्स्ट लॉ में नहीं है, इसके लिए हमने सेकेंड लॉ तक जाना पड़ेगा, तभी हमें ये बात पता लगी। यानी इसने वो लेवल नहीं बताया कि किस लेवल तक इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये यानी कंडीशन ऑफ फ्लो और कंडीशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क डन और अप टू व्हाट लेवल हीट गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ये तीनों बातें मिसिंग थी। इसीलिए इन तीनों को हमने ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ कहा हुआ है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ की ड्रॉबैक्स पता लगी। अब जो लास्ट वाली बातचीत है इसी से जुड़ी हुई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, चाहे थ्योरेटिकल ही डिस्कशन है पर करना है। तो आइए जरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की डिस्कशन करते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ में दो स्टेटमेंट है, एक तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लॉजेस स्टेटमेंट। आप समझिए दोनों का मेन पर्पज़ यही है, बस दोनों में बेसिक डिफरेंस के साथ एंटायर कंक्लूजन क्या है वो ज़रा समझिए। जब भी आप हीट के थ्रू कोई वर्क डन कराना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि जो भी हीट की सप्लाई करी गई है, मान लीजिए किसी पानी को गर्म करने में आप 100 जूल की एनर्जी सप्लाई की, अब उससे स्टीम बना, स्टीम फिर मूव करा और एक फ़ैन रोटेट करने लगा। अगर आप फ़ैन की वर्क डन निकालेंगे तो वो फ़ैन का वर्क डन 100 जूल नहीं हो सकता, वो 90 होगा, 80 होगा, इवन 89 हो सकता है, लेकिन 99 हो सकता है, लेकिन 100 का 100 एंटायर जो आपने हीट दी थी वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ ना कुछ हीट का लॉस ज़रूर होगा किसी इंजन के थ्रू, या ऐसा कोई इंजन कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते जिसमें कोई अदर इफेक्ट ना हो, केवल ये वाला इफेक्ट हो कि वो मैकेनिकल वर्क डन कर रहा है, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं है। यही बात कहने का मतलब ये है कि 100% एफिशिएंसी किसी की पॉसिबल नहीं है, यूनिटी एफिशिएंसी किसी की पॉसिबल नहीं है। ये ही कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, दो प्रोसेस होते हैं, एक हीट इंजन और एक हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर। दोनों में दो प्रोसेस हैं। एक में आप हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ काम कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोल्ड सोर्स से जो ठंडा है उससे आप हीट बाहर निकालते हैं हॉट की तरफ, इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर एसी, फंक्शनिंग ऑफ एसी, एयर कंडीशन, जहां एक ठंडे कमरे में से और हीट को निकालना और ज़्यादा ठंडा करना और बाहर जहां ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है वहां और ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र कर देना। ये एक रिवर्स हीट इंजन है, इसको आप रेफ्रिजरेटर कह देते हैं या हीट पंप कह देते हैं। तो ये भी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कोल्ड से हॉट की तरफ आप भेजते हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है बिना वर्क डन करे कि जितनी हीट ली उतना ही ट्रांसफ़र कर दिया हॉट की तरफ, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा।
यहाँ कुछ ना कुछ वर्क डन करके लॉस होगा, यहाँ कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये दोनों, एक तो हीट इंजन और एक रिवर्स हीट इंजन, इन दोनों पे बेस्ड है ये दोनों लॉज, इसलिए कहानी सेम है कि अल्टीमेटली एनर्जी का लॉस या फिर एनर्जी का इनपुट देना ही पड़ेगा। दिस इज द टर्म जो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जानते हैं और समझते हैं। तो ये तो रही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो एफिशिएंसी है किसी हीट इंजन की वो 100% हो, यानी जितना इनपुट लिया 100% उतना ही काम कर दे, ऐसा नहीं है, लीकेज हो जाएगी कुछ ना कुछ एनर्जी की। और दूसरा, कोल्ड से सोर्स यानी रेफ्रिजरेटर या कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इन्फिनिटी हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक निपटाते हैं। एक छोटी सी चर्चा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बाद, उसके बाद मैं आपको रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग बता दूंगा और कंक्लूड हो जाएगी ये वीडियो। सो बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल वो है जहां ऑब्जेक्ट की वापस उसी स्टेट में ले आया जाए जहां वो पहले था, प्रोसेस शुरू करने से पहले। जो कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो तो अगर उसकी सारी चीज़ें रिकवर हो जाएं तो आप इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। आइडियली वैसे तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो फुल्ली रिवर्सिबल हो, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक कंडीशन है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो हो और कोई डिसिपेटिव फोर्स ना हो, जैसे कि विस्कस फोर्स ना हो, जैसे कि फ्रिक्शन ना हो, कोई भी ऐसी फोर्स जो कि उसके एनर्जी का लॉस करवा दे, ऐसा कुछ ना हो, तो अगर आप बहुत ही स्लोली एक्सपेंशन करते हैं और कंप्रेशन करते हैं तो ऐसे प्रोसेसेस को यूजुअली हम लोग कह देते हैं कि एक तरीके से रिवर्सिबल है। या फिर कैरनॉट की जो प्रोसेस है वो भी अप्रॉक्स रिवर्सिबल कही जाती है। कैरनॉट साइकिल बहुत ज़्यादा तो डिस्कशन नहीं करनी है, लेकिन हाँ, कैरनॉट प्रोसेस को भी रिवर्सिबल कहा गया है कुछ एक मैक्सिमम लेवल में। वैसे रिवर्सिबल देखा जाए तो आइडियल प्रोसेस है। तो कंडीशन ही आपसे पूछी जा सकती है, तो प्रोसेस स्लो होना चाहिए जिससे कि सडन एनर्जी का रिलीज या लॉस ना हो, और डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए जो कि एनर्जी का लॉस कराए। इस एंटायर प्रोसेस में एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ये मेन मुद्दे की बात है जो रिवर्सिबल प्रोसेस की है। इसके अलावा दुनिया की हर प्रोसेस ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, जिसको कि वापस उसी स्टेट में नहीं लिया जा सकता जिसमें एनर्जी का लॉस हो। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, एक बार अगर हो गई तो वो उसको वापस आप नहीं कर सकते। ऐसे ही सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वो भी नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, अगर आपने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। ये सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो जो भी सडन प्रोसेस है उसमें एनर्जी का लॉस हो ही जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और रिवर्सिबल की में कुछ एग्जांपल्स भी आप ध्यान रखेंगे कि जैसे स्लो प्रोसेस के साथ किया हुआ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग ले लेते हैं, कई बार कैरनॉट को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसकी कुछ बेसिक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा नाम है वैसे ही आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल जिसको रिवर्स किया जा सके, इरिवर्सिबल जिसका रिवर्स पॉसिबल ना हो। एक बार अगर वो किसी स्टेट में पहुंच जाए तो वापस उसको उसी स्टेट में लाना पॉसिबल ना हो, इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जिसमें ऐसा पॉसिबल हो उसको आप रिवर्सिबल कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लास्ट, रेफ्रिजरेटर आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए। हीट इंजन आपको सीधा सीधा समझ आया, स्टीम गर्म किया, मूव किया और वर्किंग हो गई। लेकिन किसी ठंडी चीज़ में से हीट निकालना गर्म की तरफ, ये कैसे पॉसिबल होता है, आइए ज़रा उसको समझ लें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एक बार डिस्कस करता हूँ इसको हटा के। सो आइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आखिरी में आप समझिए कि आखिर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज आपके घर में जो लगा हुआ है वो कैसे काम करता है, या फिर एसी की बेसिक फंक्शनिंग क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं। जैसे आपने देखा हुआ है कि ये आपके पास एक पाइप है, इस पाइप के थ्रू एक गैस पास कर रही है यहाँ से, और यहाँ एक कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर के थ्रू इस गैस का यहाँ से रोटेशन चल रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। सो मैंने इसका थोड़ा मॉडल चेंज कर दिया है। इस नए डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा समझिए इसको। वैसे तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आपने देखा ही है, उसके पीछे वाला हिस्सा भी आपने प्रॉपर देखा है। तो अगर आप फ्रिज के पीछे वाले हिस्से पे गौर करें तो कुछ ऐसा जाल सा दिखता है, कुछ ऐसे पाइप जा रही होती है, ट्यूब्स, और नीचे एक कंप्रेसर लगा होता है
और कुछ चीज़ें होती हैं और बाहर ऐसे ट्यूब लगा होता है। जरा समझिए ओवरऑल होता क्या है। एक बार आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझिए, फिर फिजिक्स पे आएंगे, मतलब सॉरी मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर यहाँ ये जो लाइन जा रही है ये एक ट्यूब है, कॉपर ट्यूब होती है, और इस कॉपर ट्यूब में एक गैस भरी होती है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, गैस यूजुअली आजकल फ्रेयॉन और 134A के आसपास गैस यूज़ होती है, मतलब फ्रेयॉन समझिए। जैसी गैस यहाँ जो फटाफट चिल्ड हो जाती है, फटाफट गर्म हो जाती है, ऐसी गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है कि मान लिया इस कंप्रेसर ने इस फ्रेयॉन को कंप्रेस कर दिया, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देता है, इतना हाई प्रेशर, तकरीबन मुझे लगता है 8 बार के आसपास का प्रेशर यहाँ तक आते आते पहुँच जाता है। और इतने हाई प्रेशर में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर पहुँच जाता है इस गैस का। वो गैस यहाँ पहुँचती है 90 डिग्री सेल्सियस में। अब क्या होता है, जब ये इसके थ्रू ट्रांसफ़र करती है इस पाइप के थ्रू, तो पहली तो ये लेंथ काफ़ी लंबी है, तो इससे एयर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कई बार इसके पीछे फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन एयर यहाँ से भेज रहा होता है। एयर का कांटेक्ट, मान लीजिए फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन भी आ रहा है, तो वो एयर जो है एटमॉस्फेयर की एयर वो इस पाइप से, कंडक्टिंग पाइप से, जो कि नेचर में कंडक्टिंग है, उससे इंटरेक्ट होता है। जैसे इंटरेक्ट होता है तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है, ऑब्वियस है, कंडक्शन के थ्रू। एक और कहानी है, पीछे एक फ्रेम लगा हुआ है, मेटेलिक फ्रेम, ये फ्रेम इससे टच करता है इस पाइप से, तो वो भी मेटेलिक है और वो चिल्ड है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये तो 90 डिग्री सेल्सियस का है और ये रूम टेम्परेचर में अप्रॉक्स 10-20 डिग्री के आसपास है। तो ये भी क्या करता है, इसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपने फ्रिज वाले हिस्से को देखा होगा, तो फ्रिज का पीछे वाला हिस्सा गर्म होता है, क्योंकि गर्म एयर थ्रो कर रहा होता है बाहर की तरफ। तो जो भी एयर आ रही है वो इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले रही है। जब ये एब्जॉर्ब कर रही है तो ये जो हाई टेम्परेचर का गैस है वो धीरे धीरे कंडेंसेट होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाता है, कई बार ये वाटरी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। खैर, ये चिल्ड होता होता जब एंड तक पहुंचता है तो तकरीबन 50% तक रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। अब यहाँ से क्या की जाती है, एक बहुत ही पतली ट्यूब कनेक्टेड होती है, कैपिलरी ट्यूब आप कह सकते हो, बहुत ही पतली। अब जैसे ये गैस उस बहुत ही पतली ट्यूब से पास करती है, तो आपको पता है जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हुआ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो वेलोसिटी एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी। अगर यहाँ की वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी तो बर्नौलिस प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ का प्रेशर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर हो जाएगा। एक्सट्रीमली लो प्रेशर होने की वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर यहाँ बहुत ही ज़्यादा चिल्ड, कितनी चिल्ड हो जाती है, तकरीबन -16 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाता है इसका। और ये -16 डिग्री से इस एक चैम्बर के अंदर पहुँचता है। ये चैम्बर क्या करता है, लिक्विड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और गैस को यहाँ से अलाउ करता है। ये चिल्ड गैस एक दूसरी पाइप के थ्रू होती हुई, जिसका इससे कनेक्शन नहीं है, दूसरी ये बाहर से कनेक्शन है इसका, बाहर से, और ये सीधा पहुंचता है ऊपर वाले चैम्बर की तरफ। एक और ऐसे ही चैम्बर बना होता है कुछ इस तरीके से। ये चैम्बर जो है ऊपर, ये फ्रीजर के ठीक पीछे लगा होता है। जो आपने फ्रिज का पीछे वाला फ्रीजर देखा है, फ्रीजर के ठीक बैक हिस्से में ये ऐसे ऐसे एक जाल लगा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे जैसे बनाया हुआ है ये। और क्योंकि ये -16 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो ये एक्सट्रीमली चिल्ड, इसके कंपैरिजन में तो ठंडा ही है, तो यहाँ की हीट को ये फटाफट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इसने यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये वाला चैम्बर सबसे ठंडा होगा, उसके नीचे वाले से भी हीट निकालेगा, तो यहाँ से भी हीट यहाँ की तरफ ट्रांसफ़र होगी और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये गर्म हो करके जो यहाँ इवापोरेटेड गैसेस स्टेट में था वो फिर धीरे धीरे गर्म हो करके लिक्विड स्टेट में आता है, और लिक्विड स्टेट में आने के बाद फिर से यहाँ से, मतलब गैसीय स्टेट ही है लेकिन यहाँ आकर के उसमें थोड़ी बहुत लिक्विड होगी, तो उसको ये चैम्बर फिल्टर करके कंप्रेसर पे गैसीय स्टेट में भेजेगा, क्योंकि लिक्विड पहुँचते ही कंप्रेसर ख़राब होने के चांस रहते हैं, लोड ज़्यादा पड़ता है उसको कंप्रेस करने में। तो ये गैसीय स्टेट फिर से यहाँ आती है और कंपैरेटिवली देखा जाती है थोड़ी गर्म हो चुकी है। उस गर्म गैस को, क्योंकि उसने यहाँ अंदर की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है,
कंपैरेटिवली थोड़ी गर्म हो गई, गर्म होकर के ये वापस यहाँ आई, कंप्रेसर ने इसे वापस और ज़्यादा गर्म कर दिया, फिर ये बाहर की तरफ आई, फिर इसने उसकी हीट को बाहर निकाल दिया, ठंडी हो गई, ठंडी होकर के यहाँ पहुँची, फिर यहाँ तो एक्सट्रीमली ठंडी हो गई, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। यानी ये जो जाल है ये दो होता है, एक फ्रीजर के पीछे ठंडी वाली और ये गर्म वाली। ये गर्म वाली जाल जो है ये अंदर की तरफ पैक्ड होती है, ये बाहर की तरफ निकली होती है। ये वाला हिस्सा थोड़ा फ्रीजर के अंदर ही पैक्ड होता है, अंदर थोड़ा ऐसे, ये एटमॉस्फेयर के नहीं होता, इसकी ओपनिंग फ्रिज के अंदर खुलती है, और ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा पीछे की तरफ गर्म वाला रीजन ये बाहर लगा होता है। तो ये रीजन गर्म वाला हॉट बाहर दिखेगा, ये अंदर होगा, ये अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये बाहर थ्रो करने का काम करेगा। तो ओवरऑल ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में दो काम है, एक तो ये रेफ्रिजरेटर का मेन सेंस ये अंदर का है कि ये कितनी हीट को यहाँ से बाहर निकाल रहा है, और फिर इस पूरी के थ्रू बाहर निकालने को एंटायर को हीट पंप कहते हैं। इस हीट पंप ने एक अच्छा खासा हीट बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ थ्रो किया। तो मैथमेटिकली या डेरिवेशन वाइज दो टर्म है, एक कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। ये दो वर्ड हैं, यहाँ दोनों की मैथमेटिक्स अलग से समझाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल अंदर का मैकेनिज्म आई होप आपको समझ आ गया कि ये अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड है उसको बाहर भेजने का काम कर रहा है। कई बार एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है कि अगर फ्रिज के डोर को ओपन कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस डोर को ओपन कर दिया तो यहाँ की हीट लगातार इसमें आएगी, कंप्रेसर मोटर लगातार चलता रहेगा और यहाँ से हीट और ज़्यादा आएगी, कमरा थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। इवन अगर आपके पास हीटर नहीं है तो आप फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने इसके डोर को बाहर ठंडे एरिया, मान लो बाहर बहुत ठंड है और अंदर कमरा गर्म करना चाहते हैं, तो बाहर की तरफ डोर ओपन कर दीजिए और पीछे वाला हिस्सा कमरे के अंदर रखिए और पैक कर दीजिए। अब क्या होगा, बाहर की ठंडक फ्रिज एब्जॉर्ब करेगा, फिर यहाँ से हीट आएगी और कमरे का ये वाला हिस्सा कमरे के अंदर रखिए। अब यहाँ से हीट लगातार बाहर निकलेगी और थोड़ी देर में रूम गर्म हो जाएगा। खैर करना नहीं है क्योंकि इससे फ्रिज ख़राब भी हो जाएगा, इसका कंप्रेसर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो डिज़ाइंड है परमानेंट वर्क के लिए नहीं, स्पेशल वर्क के लिए। यानी जब ये गर्म हो तो ये कंप्रेसर चले, फिर जैसे ही टेम्परेचर चिल्ड हो जाता है कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। हाँ, इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया कि ओवरऑल ये काम कैसे करता है रेफ्रिजरेटर। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हीटर भी है, वहाँ भी कंप्रेसर लगा होता है और ये वाला चैम्बर आउटसाइड होता है, ये वाला चैम्बर कमरे के अंदर है। यहाँ एक फ़ैन लगा देते हैं, वो फैन की एयर इससे जब क्रॉस करती है यहाँ से, तो वो कमरे के अंदर जो एयर आएगी उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एयर ठंडी हो जाएगी, ठंडी एयर कमरे के अंदर चली जाएगी। और फिर वो पाइप एक बाहर, कमरे के बाहर एक चैम्बर लगा होता है जहाँ गर्म हवा बाहर निकलती है और ठंडी हवा अंदर आती है। तो ये दो स्पेसिफिक चैम्बर हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, बस एसी के अंदर ये वाला अंदर, ये वाला बाहर, फ्रिज के अंदर ये वाला रीजन आउटसाइड में, ये वाला रीजन अंदर, और ये पूरा रीजन ठंडा होता है। बस फैन लगने की वजह से एसी थोड़ा स्पेशल हो जाता है, बाकी मैकेनिज्म सब जगह यही है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई। लास्ट इसमें ये वाला चैम्बर जो अंदर की हीट को बाहर निकाल रहा है, ये ही प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है और इस पूरे सेटअप को आप हीट पंप कहोगे। तो आइए उनके दोनों की कोफिशिएंट्स की चर्चा कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो आई होप आप समझ ही गए। तो मैं इसको हटा देता हूँ और एक बार मैथमेटिकल बातचीत कर लें। सो हीट पंप जैसा ही लिंक करते हुए मैं ये मान लेता हूँ कि कोल्ड से ही, आपको मैंने कहा ही था कि रेफ्रिजरेटर एक रिवर्स हीट इंजन है, तो ये कोल्ड से जो ठंडा है उससे हीट निकाल रहा है और गर्म एरिया इसकी तरफ भेज रहा है। बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल अभी भी यही है। कोल्ड से एक्सट्रीमली कोल्ड पाइप है और फिर वो कोल्ड इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले रही है, लेकिन ओवरऑल मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ओवरऑल तो यही दिख रहा है कि फ्रिज के अंदर ठंडा है और उस ठंडे से हीट निकल रही है और बाहर की दुनिया गर्म है, बाहर की तरफ वही हीट भेज रहा है। तो ओवरऑल दिखने में रिवर्स है, लेकिन अंदर से मैकेनिज्म वही है, इसलिए ये ना सोचे कि ऐसा उल्टा हो रहा है, नहीं। तो फिर भी ओवरऑल मैकेनिज्म के हिसाब से आप यही देख रहे हैं कि अंदर वाला चैम्बर जो कोल्ड है वहाँ से हीट निकल रही है, कहाँ की तरफ, हॉट की तरफ। निकाल कौन रहा है, रेफ्रिजरेटर। तो अब इस रेफ्रिजरेटर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके लिए एक वर्ड है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और सबसे पहले रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन से करिए, इसमें दो सेंस बनते हैं।
दो बातें होती हैं जिसको ध्यान रखना होता है। एक तो रेफ्रिजरेटर, इसको हम यूजुअली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी केवल रेफ्रिजरेटर की बात की जाएगी तो रेफ्रिजरेटर बेसिकली कोल्ड चैम्बर के अंदर पैक्ड है, यहाँ से Q2 निकाल रहा है, Q2, और इनपुट क्या है, इसने W वर्क डन किया। तो हाउ मच हीट गेट एमिटेड पर यूनिट वर्क डन बाई रेफ्रिजरेटर इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, रेफ्रिजरेटर। तो बात जब भी इसकी आएगी तो आप ये समझेंगे कि इसने कोल्ड चैम्बर से कितनी हीट बाहर निकाल ली पर यूनिट वर्क डन, इसी को आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। और अगर इसी में अगर आपसे पूरा एंटायर हीट पंप के बारे में पूछा जाए तो हीट पंप के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को R से डिनोट करते हैं। और ध्यान रखेंगे ये R Q2 प्लस W का मिला करके यानी Q1 अपॉन W को शो करता है, Q1 बाई W, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप देखें तो आप क्या कहेंगे, Q1 बाई W, यानी अमाउंट ऑफ एंटायर हीट एमिटेड पर यूनिट वर्क डन इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। क्योंकि ये सब कुछ इनबिल्ट प्रोसेस, यानी जिसमें रेफ्रिजरेटर भी आया और बाहर का सारा प्रोसेस है, तो टोटल आउटकम कितना आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाएगी तो ये हीट पंप की परफॉर्मेंस होगी। तो इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, आपको ये बात ध्यान रखना है। उम्मीद कम है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी नॉलेज के पर्पज से आपको ये बात पता होनी चाहिए। हालांकि अगर आप W की वैल्यू भी रखें तो आप यहाँ लिख सकते हैं R इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, यही तो W हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये रेसिप्रोकल है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यूजुअली जब भी हम डिस्कशन करते हैं। तो ये रही ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात, जो दोनों रेशियोज और दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं। तो ये रही एक एडिशनल नॉलेज जो मैंने रिवर्स हीट इंजन के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई। मेजॉरिटी पार्ट इसमें थ्योरेटिकल ही था, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। कार्नोट साइकिल बचती है जो चारों साइकिल से बेस्ड हैं, वो भी नॉलेज के हिसाब से सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसकी डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक आइडियल साइकिल है कार्नोट, जिसमें हम 4 प्रोसेसेस को मिला करके एक साइक्लिक प्रोसेस के डिस्कशन करते हैं। आइसोथर्मली पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। और कार्नोट ने ये बताया था कि अगर कोई हीट इंजन बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा तो कितना कर पाएगा, उसमें उन्होंने सारी फोर्सेस इग्नोर करके और उन्हें एक वर्क डन निकाला था और कहा था कि, और उसकी एफिशिएंसी निकाली थी और कही थी दुनिया की कोई भी इंजन कार्नोट से ज़्यादा नहीं कर सकती परफॉर्म, क्योंकि कार्नोट में सारी चीज़ें एक्सक्लूड करी गई हैं। तो बस एडियाबैटिक आइसोथर्मल वर्क डन, एडियाबैटिक पहले एक्सपेंशन दोनों का, फिर दोनों का कंप्रेशन, उसका एक वर्क डन है। पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, टाइम उन चीज़ों पे लगाएं जो सिलेबस के अंदर है, वो ज़्यादा काम करेंगे। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इसको समझा दिया। तो यह रहा, दिस इज अ होल एंड ऑफ द चैप्टर। किसी को ज़रूरत होगी तो और एडवांस जानने की होगी तो मैं उसकी भी क्लास लूँगा, और इसके बाद न्यूमेरिकल वाली क्लासेस तो आएंगी ही। तो मिलते हैं। खैर फिलहाल मेरा टारगेट है चैप्टर वाइज का, चैप्टर की सारी चीज़ें फिनिश करने का। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।